कल आपका एलसीएम और एलसीएम हो गया था, उसमें कुछ क्वेश्चन और हैं तो बीच बीच में जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो कर लेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। जैसे आपके पास पर्टिकुलर कुछ टर्म्स दिए होते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए दे दिया कि क्रमांक संख्याएं हैं 1 से 100 तक। अब अगर उसका एडिशन निकालना है, औसत निकालना है, तो ये सब कैसे निकाला जाता है? तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी टर्म्स होते हैं हम उनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स से जितने हमारे पास टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 से 10 तक की संख्याओं को हमें ऐड करना है और उसका औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक जोड़ेंगे, उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक में 10 संख्याएं बनेंगी हमारे पास, तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे। एक तो ये बात हो गई कि औसत हमारा होता है। दूसरा, मान लो कि हमारे पास एक संख्या दी है कि एक संख्या हमारी है मान लो इस नंबर से, यानी शुरू के 4 संख्याएं, इनका औसत ये है। इसके बाद 5 संख्याएं, उनका औसत दूसरा दिया है। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला कि हम फिर कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर्मूला पहले इसका देख लीजिए। अब जैसे एवरेज का ये फॉर्मूला हो गया, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके किस तरह के होंगे। जैसे हमने दे दिया कि 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट का एवरेज ये है, और इसके बाद 5 स्टूडेंट्स और हैं जिनके वेट का, उनके भार का एवरेज ये आता है, या मार्क्स का ले लीजिए, किसी का भी ले सकते हैं हम। तो अगर उनका एवरेज हमें पता हो, अब पूछ लिया जाए कि इन दोनों का पूरे का एवरेज बताइए, तो आप क्या करेंगे, N1 में पहले वाले का रखेंगे, फिर उसका जो एवरेज है वो रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि शुरू में 4 का बता रहे हैं हम, उनके मार्क्स का एवरेज आ रहा है 86। इसके बाद आपके 5 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके, इसके बाद 5 स्टूडेंट्स और हैं आपके, उनके नंबर का एवरेज 82 है। आप कह रहे हैं कि इन 9 स्टूडेंट्स का एवरेज आप बताइए, तो यहाँ पे आपका N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और A1 86, N2 5, A2 82। नाउ एवरेज 4 मल्टीप्लाई 86 प्लस 5 मल्टीप्लाई 82 अपॉन 4 प्लस 5। अब जो आएगा वो आपका इन 9 स्टूडेंट्स का एवरेज हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका इस तरह से अप्लाई होगा। अब हमारा बात आती है कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याएं, उनका हमें औसत बताना है। तो अगर ये हमने जो यहाँ पे टर्म्स लिखा है, ये टर्म है आपका, पहले उनका एडिशन भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें औसत हम निकालेंगे, तो सबसे पहले औसत इक्वल टू हमारा है एडिशन ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे हमारे उनका एडिशन, और नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम जब एडिशन, यानी एडिशन हमारा हो जाएगा n+1 अपॉन 2, और हम उसको डिवाइड करेंगे n से, तब हमारा क्या निकल आएगा, औसत। और अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। जैसे हमने कह दिया 1 से 20 तक की संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का आप औसत बताइए, तो हमारा यहाँ n कितना हो गया, 20। तो हम करेंगे 20 + 1 अपॉन 2, यानी 21/2 10.5। इस तरह से हमने निकाल दिया। अब हम कह रहे हैं आपसे कि एक क्रमागत आने वाली 1 से 40 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो वहां कहना आपका कितना हो जाएगा, 40, यानी 40 + 1 अपॉन 2। तो आप इस तरह से इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको एडिशन भी करने की जरूरत
निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका कब अप्लाई होगा, 1/6 n + 1 2n + 1। अब ये कह रहा है कि क्रमागत n संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। जब मान लीजिए वर्गों का औसत कह दिया 1 से 10 तक कितनी संख्याएं आ रही हैं उनके वर्गों का औसत। ऐसे तो मान लीजिए 1 से 10 तक आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। पहले तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, यही करेंगे आप, पहले जोड़ेंगे फिर 10 से डिवाइड करेंगे। नॉर्मल मेथड तो ये है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आपके लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 1/6 10 + 1 2 10 + 1 इसमें आप डायरेक्ट रखेंगे और औसत आ जाएगा, ठीक है। वर्गों का सिंपल जितने का आपको पूछा जाएगा, लेकिन बस कंडीशन ये है कि वो संख्याएं क्रमागत आनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर बीच बीच में डिफरेंस है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला है n क्रमागत आने वाली संख्याओं का औसत हो गया, और ये है n क्रमागत आने वाली संख्याओं के वर्गों का औसत। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ये है आपका कि अगर आपको दो कंडीशंस दी हैं तो उनका कैसे निकालना है, ये हो गया, ठीक है। 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए आपको। अब ये फॉर्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब आपसे क्रमागत आने वाली संख्याओं के घनों का औसत पूछा जाएगा। अभी स्क्वायर का मैंने आपको बता दिया, अब ये घनों का पूछ रहा है। जैसे कह रहा है 1 से 10 तक आने वाली संख्याएं उनका घन, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब + 3 क्यूब + 10 क्यूब, ये आप करेंगे अपॉन 10, क्योंकि आपकी 10 संख्याएं हैं। जब आप नेचुरली निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे औसत कि उनका सबसे पहले सभी का क्यूब करेंगे फिर 10 से डिवाइड करेंगे। अब ये मेथड बहुत लंबा है, हम इतना करने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, 10 रखा यहाँ, 10 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा हो गया औसत, ठीक है। इसमें क्या फायदा होगा, हमें ये एडिशन इतना करने की जरूरत नहीं है। जहां से पूछेगा बस उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं, हमने ये देख लिया कि हमारा n कितना होगा, हो गया, वैल्यू इसमें रखिए, आंसर दे देते, बस सिंपल, ठीक है। सारे फॉर्मूलों के एक भी लिख लीजिए एक बार पहले। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर आप ये करेंगे तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। ये तो हो गया सब फार्मूले। मैम पहला वाला क्या कर लीजिएगा, एवरेज इक्वल टू एडिशन ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं आपके, पहला, दूसरा एवरेज इक्वल टू n1 a1 + n2 a2 अपॉन n1 + n2। तीसरा है n क्रमागत आने वाली संख्याओं का औसत इक्वल टू n
प्लस 1/2। फोर्थ है n क्रमागत आने वाली संख्याओं के वर्गों का औसत 1/6 n + 1 2n + 1। तीसरा पांचवा फॉर्मूला n क्रमागत आने वाली संख्याओं के घनों का औसत n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बस इतने ही फॉर्मूले अभी तक हमने आपको बताया, ठीक है। n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n + 1। विषम संख्याओं का n, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया कि आपका 1 से लेकर 45 तक, एक एग्जांपल हम लेते हैं, 1 से लेकर 45 तक आने वाली सम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 1 से 45 तक सम संख्याएं कितनी होंगी। 45 तो नहीं होगी, क्लियर है। उसके बाद बच रहा है 44 तक। 44 को 2 से डिवाइड किया, कितनी आ गई? 22 संख्याएं, और हमें औसत निकालना है। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा? n + 1। n हमने निकाल दिया कि कितनी हमारी सम संख्याएं होंगी, तो आ जाएगा 22 + 1 यानी 23। अब इसके बाद विषम संख्याएं कितनी होंगी आपकी? 45 तक होंगी प्लस 1/2, 46/2 यानी 23। कर लीजिए, काउंट करिए। जब भी हमें सम पूछता है तो हमें जितना होगी, जैसे मान लीजिए कि ये ऑड आ रहा था, ऑड नंबर था, इसके पहले इवन नंबर था, तो एक एक छोड़ के ही तो होगी। जैसे आपका 1 है, 2 है, 1 2 3 4 इस तरह से लिख रहे हैं, तो एक एक छोड़ के ही तो हो रही। देखिए एक एक छोड़ के आपका सम संख्याएं आ रहा है, तो हमारा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 45 नहीं होगा, ये क्लियर। तो उसके पहले 44 तक है, तो 44 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया कि 22 हुई। और हमारा फॉर्मूला हमें याद है n + 1 सम के लिए। तो हमें जितने नंबर्स पता चल गए उसमें हमने एक जोड़ दिया। अब विषम हमने देख लिए, 45 तो हो गई हमारा, उसमें एक जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया? 23। और हमारा औसत कितना आएगा? औसत का फॉर्मूला हमारा n है, तो क्या हो जाएगा? 23, ठीक है। ये निकल आया, ये निकल आया, ठीक। ऐसा नहीं आप समझिए कि इक्वल ही आता है, वो ऐसा कुछ केस हो गया है कि आपका इक्वल आ रहा है, जरूरी नहीं है कि इक्वल ही आएगा। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन फॉर्मूला देख के ऐसा लग रहा है कि मे बी इक्वल आना चाहिए, लेकिन आप अपने क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा, बस इतने ही फॉर्मूले यूज होंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस क्रिकेट के भी आते हैं। क्रिकेट सभी लोग को, बॉयज को तो पता ही है, गर्ल्स को थोड़ा बहुत नहीं पता है, तो वो सुन ले पहले थोड़े से रूल्स उसके कि कितनी बॉल्स को कौन सा कंसीडर किया जाता है, कौन सा नहीं कंसीडर किया जाता है। पहला है प्रति पारी बनाए गए रनों को औसत कहते हैं, औसत रन कहते हैं। प्रति पारी यानी जो पारी में आपने जितने रन बनाए हैं वही उसका औसत रन होता है। दूसरा रूल है यदि बल्लेबाज नॉट आउट रहता है,
अगर वो नॉट आउट हो गया तो उस पारी को औसत निकालते समय नहीं जोड़ते। ठीक है, ये क्वेश्चन के बीच बीच में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये सब रूल्स कि अगर बल्लेबाज से आपका नॉट आउट हो गया है तो वहां पे उसको पारी में हम कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड है, प्रति विकेट खर्च किए गए रनों की संख्या को गेंदबाजी औसत कहते हैं। फोर्थ है, गेंदबाजी औसत जितना कम होगा गेंदबाजी उतनी ही अच्छी समझी जाएगी। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये ऐसे ही निकल आना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अरे 20 + 1/2, हाँ 10.5। आपको फॉर्मूला मैंने बताया है n + 1/2। तो जितने का पूछेगा वही आपका n हो गया, उसको +1 करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि प्रथम 80 संख्याओं का बताइए, तो आप क्या करेंगे 80 + 1/2, जितने का भी पूछेगा आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, आपको पेन भी छूने की जरूरत नहीं है, तुरंत ऐसे ही निकाल लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम 19 संख्याओं के घनों का औसत बताइए। प्रथम 19 संख्याओं के घनों का औसत बताइए। हाँ 1900 आएगा ना। क्या किया आपने, n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसी में आपको n = 4 रख देना है। n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आपको प्रथम 19 कहा है, इसका मतलब n = 19 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। 19 × 20 अपॉन 4। ठीक है, बस। इसके बाद का क्वेश्चन लिखिए, n संख्याओं का औसत 42 है। n संख्याओं का औसत 42 है, 42 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 40 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 41 है, 41 है। तो पांचवी संख्या बताइए। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 9 संख्याओं का योग, जो हमें ये 9 संख्याएं दी हैं। कैसे योग निकलेगा, जितना उनका औसत है उससे हम संख्या को मल्टीप्लाई कर दें। ये कैसे हुआ, एवरेज = सम ऑफ टर्म्स, यानी जो एडिशन है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्या इसमें दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था 42 और सम आप निकालने जा रहे हैं और नंबर आपको दिया है 9। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ टर्म्स = क्या आएगा, एवरेज × नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से हमने फिर यहाँ से जितना एवरेज था उसमें नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो हमने ये निकाल लिया, कितना आया, अब प्रथम 4 संख्याओं का योग
अब हम प्रथम 4 निकाल लें, लास्ट 4 निकाल लें, टोटल हमने निकाल दिया, माइनस कर दें, यही तो करना होगा भाई। पांचवी संख्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, प्रथम 4 संख्याओं का आपको औसत बता दिया, अंतिम 4 संख्याओं का बता दिया, तो बीच में एक ही संख्या तो बच रही है। अगर आपके पास टोटल आ गया कि टोटल संख्याओं का योग कितना है, प्रथम निकाल लीजिए, लास्ट निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ के टोटल वाले से माइनस कर दीजिए, सिंपल बस। तो ये प्रथम 4 का कितना हो जाएगा, 40 × 4, अंतिम 4 संख्याओं का 41 × 4, अब पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, टोटल हमारा है 378, ये कर लिया, इन दोनों को जोड़ दें, इसको माइनस कर दें, कितना आ गया 54 आ रहा है, ठीक है। इसमें आपने कैसे किया है, जब इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, औसत बता रहा है, आपको सबसे पहले उन टर्म्स का एडिशन कितना होगा, आप सबसे पहले वो निकाल लेंगे, फिर आपको कंडीशंस ऐसी दी होंगी कि आपका आंसर आ जाएगा, आपको यही देखना है। इसमें क्या किया था, 9 संख्याएं थी, शुरू के 4 का दे दिया, आखिरी के 4 का दे दिया, और टोटल आपके पास है, जैसे आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इन 4 के बारे में बता दिया, इन 4 के बारे में बता दिया, आपको इसके बारे में पूछ रहा है, और ये आपको इतना बता दिया है, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया और ये पता चल गया, तो ये तो ऐसे ही निकल आएगा ना। तो ये आपका ये टोटल कितना था 378, और ये कितना निकला 160, और ये कितना निकला 164, तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा ना, बस यही करना था, इसका मतलब यही था और कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में, 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 प्रति माह है, 10,000 प्रति माह है। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय, उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय 1,20,000 प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1,20,000 प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है, औसत आय आपसे पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 व्यक्तियों की कुल आय पहले निकालनी होगी, 5 व्यक्तियों की देखिए 10,000 गुणे 5, 5 व्यक्तियों की
आपकी टोटल आएगी आगे। एक पर्सन अगर 10,000 कमा रहा है तो 5 लोग एक माह में जब 10-10 लेके आएंगे तो 50,000 आ गया, और 1,20,000 एक की बढ़ जाती, किसी एक पर्सन की 1,20,000 बढ़ गई तो प्रति माह इंक्रीमेंट कितना होगा उस पर्सन का, प्रति माह कितना इंक्रीज होगा? 12 से डिवाइड कर दो सिंपल, तो कितना आ जाएगा? 10,000। अरे वैसे भी 1,20,000 हो रहा है तो एक महीने में कितना आएगा? 10 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये 10,000 हो गया उसका। अब हमें निकालना है, अब टोटल कर लो इसको। अब ये आपका इतना हो रहा है, ठीक है, इतना है। अब एक के बढ़ने की वजह से ये भी तो बढ़ेगा, ये भी हमारा बढ़ गया, तो हमने क्या किया, ये 50 प्लस इस 10 को ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको ऐड करके कितना आ गया? अब इसका औसत निकाल दो, बस औसत आया तो पता चल जाएगा। 5 लोग हैं तो कितना आ जाएगा? 12 × 5 = 60, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो 10,000 आ रहा था कितना हो गया? 12,000। 5 लोग हैं, ये 5 से डिवाइड कर दिया आपने। एक के बढ़ने की वजह से 2,000 बढ़ गया, सब लोग का थोड़ा थोड़ा बढ़ता तो और बढ़ जाता है कि नहीं। औसत मतलब है कि सभी में अगर इक्वल बात होता है, औसत का मतलब आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हमेशा इक्वल की बात हो रही है, जो भी आपका शेयरिंग आएगा वो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, औसत का मतलब है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, देखते हैं कौन बता रहा है। ये आपका यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, ये जो अभी आपने किया था ये 16 का क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला आप जो करा रहे हैं वो 18 का। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है? अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब फैमिली में 3 मेंबर हो गए, पहले 2 थे। अरे बच्चा है तो क्या उसको कंसीडर नहीं करोगे क्या? बच्चा है तभी वो गिनती में आएगा। हाँ सही है, ठीक है। क्या 19 आ रहा है आंसर, इसका आ रहा है, उसका करेक्ट है, नहीं तो मैं बता रही हूँ, देखिए। पहले हमें देखना पड़ेगा कि कुल आयु कितनी आती है, ठीक है। 23 एवरेज दे रहा है, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, उन्होंने एवरेज बता दिया कि 23 की एज थी, तो 23 मल्टीप्लाई 2 लोग हैं, यानी एवरेज उनकी जो है टोटल आयु जो है वो 46 है, यानी दोनों का समेशन जो है वो 46 है। अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हस्बैंड भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, वाइफ भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, यानी हमें 5 दोनों में ऐड करना पहली चीज। तो हमें अब निकालना है कुल आयु, कितनी हमारी कुल आयु आएगी 5 वर्ष बाद। ध्यान को 5 वर्ष बाद कुल आयु कितनी हो जाएगी? एक तो 46 हो गया, ये दोनों का है, हमें अलग अलग नहीं पता है।
है तो हम इसको क्या लिख देंगे 46। ये 5 हो गया हस्बैंड वाला, वो 5 साल पढ़े। ये 5 हो गया वाइफ वाला, वो 5 साल पढ़ गई। और 1 वर्ष का एक बच्चा है, जितनी एज बच्चे की बताई वो हमने लिख दी। ठीक है, अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 3 हैं। बच्चा चाहे 2 महीने का हो चाहे 2 साल का हो, हम उसको काउंट करेंगे। नंबर ऑफ जब टर्म्स जोड़ेंगे तो उसको भी कंसीडर करेंगे। तो हमारा इसका एडिशन कितना आ गया 57। अब हमें औसत निकालना है, औसत आयु 57/3। ठीक है, यानी औसत आयु हमारी कितनी आ गई 19 वर्ष। बस क्वेश्चन टफ था क्या? बिल्कुल टफ नहीं था, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब इसमें अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टेस्ट करता 5 साल पहले ऐसा कुछ करता तो आप क्या करते -5। ईयर में हमेशा चाहे एक एज वाला क्वेश्चन आता है, चाहे उससे करना हो चाहे यहाँ पे करना हो, जितना वो कहेगा अगर जितने साल बाद कहेगा आप उतने ही ईयर प्लस करते जाएंगे, और उतने साल अगर पहले कह रहा है तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपके मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में जहां भी आएगा, जब बाद करेगा तो आप प्लस करेंगे और जब बिफोर कह रहा है तो माइनस करेंगे। सब जगह वही रूल्स हैं। अब आपका क्वेश्चन है BCS 2016, इसको नोट करिए। सारे क्वेश्चन आए हुए ही हम करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया ना, कहीं ना कहीं आया हुआ। यूके BCS का है, उत्तराखंड BCS का है 10 संख्याओं का औसत 15 प्राप्त किया जाता है। 15 प्राप्त किया जाता है। बाद में पता चलता है 10 संख्याओं का औसत 15 प्राप्त किया जाता है। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 लिखा गया है। 36 को 26 लिखा गया है, तो सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? ठीक है, कैसे किया? सही, सारे क्वेश्चंस हम लोग रीजनिंग बेसिस करते हैं, लेकिन इसमें अगर कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना बता दिया है, जैसे 15 तो सही औसत बता रहा है, पहले उसने कहा कि 15 औसत है, इतना बताया उसने। फिर उसने क्या कहा कि एक नंबर था 36, उसको गलती से 26 होना चाहिए 36 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, और कितने नंबर थे हमारे पास टोटल 10। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो जो आपको औसत बताया जाएगा उसे आपने लिखा, फिर जो नंबर्स आपके नंबर्स में चेंजेस हो रहे हैं उसको आपने माइनस कर दिया, फिर जितने नंबर्स हैं आपको उससे डिवाइड कर दिया और नया औसत आपको मिल गया। ठीक है, कुछ भी दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस जो औसत है उसको लिखिए और जो नंबर आपको दिया है जो चेंज हो रहे हैं उनका माइनस किया और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, देन ऐड कर दिया। बस चलिए देखते हैं ये कौन बता था। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, 2019 का। किसी परिवार
परिवार में 2 बच्चे हैं, उनके माता पिता 2 बच्चे और उनके माता पिता, किसी परिवार में 2 बच्चे और उनके माता पिता हैं, यानी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 4। बच्चों और उनकी माता के वजन का औसत 50 केजी है। बच्चे और उनकी मदर, इनका वेट है, उनका औसत 50 केजी। बच्चों और उनके पिता के वजन का औसत 52 केजी है। बच्चों और उनके पिता के वजन का औसत 52 केजी है। यदि पिता का वजन 60 केजी है तो माता का वजन कितना है? कितना आ रहा है आंसर आप लोग का? दो बच्चे और माता के का कुल वजन कितना आ गया? 52 मल्टीप्लाई 3। ये हमने निकाल लिया कि जो कंडीशंस हमको दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने कुल वजन एक इसका निकाल लिया, एक इसका निकाल लिया। अब हमारे क्वेश्चन में जो दिया है पिता का वेट कितना दिया है? 60 केजी। अब हमारा देखिए कुल वजन कितना आ रहा है? 156। तो 156 और इसमें जो है 60 केजी इनका माइनस कर दो, ठीक है। पिता का वजन कितना है? 60 केजी। कितना आंसर आया है? कितना आ रहा है? 96। अरे वो तो आपसे पूछा क्या गया? मात्रा का वजन इतना है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम माता वाले से निकाल देंगे। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने पिता का वजन ये पता है और हमें ये टोटल हमारे पास ये है, हमने इसे 60 से माइनस कर दिया। 60 से माइनस कर दिया तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? इतना केजी किसका वेट आ गया? 2 बच्चों का, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो नंबर आया है 156, ये है दोनों बच्चों का और ये हो गया पिता, ये तीनों का है। ये फादर का हो गया और ये 2 चिल्ड्रन का हो गया। ये 2 चाइल्ड्स का, ये फादर का, ये हो गया फादर का। जब हम इससे हमने माइनस किया तो ये आ गया दोनों बच्चों का, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है माता का, तो हम क्या करेंगे? इस वाले से निकाल देंगे, सिंपल। हमारे पास फुल वेट है और 2 बच्चों वालों का इससे माइनस कर दो बस, और कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन में एक इनिशियल में बच्चों का भी पूछा जा सकता था कि दोनों बच्चों का या तो बता दीजिए, या तो जो है फादर का दिया है मदर का पूछ लेंगे, बस। वेट तो ऐसे पूछेंगे दोनों का, एक आइडेंटिफाई कर दिया। आपके पास अननोन 2 ही चीजें हैं, एक बच्चों का वेट, एक उनकी मदर का वेट। तो इसमें जो है ये आ गया आपका दोनों बच्चों का, इसके बाद मदर का। आप इससे माइनस करके निकाल लीजिए इसको, 96 को यहाँ से आप माइनस कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा, बस, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कुल निकालना है। जो भी कंडीशंस दी होगी औसत आपको सब में देगा, औसत देगा, पहले उसको मल्टीप्लाई करके आप कुल निकालेंगे, चाहे वो आय हो चाहे आयु हो, जो
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब ये है यूपीएससी 2020 का, देखते हैं कौन है। इसको जो बता देगा समझ लीजिए उसको एवरेज आ रहा है। अब एवरेज को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 है, 46.4 है। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है, 2.6 बढ़ जाता है। पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था? पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था? ऑप्शन दे देते हैं 52, 62, 72 और 82। क्वेश्चन फिर से समझिए। एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद, यानी उसने 50वीं पारी खेल लिया, उसके बाद उसका औसत स्कोर 46.4 था। उसके बाद वो 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ गया। इस पे ध्यान दीजिए, आप बढ़ गया मतलब जितना पहले था उसमें पहले आप ऐड करके उसका औसत स्कोर निकालेंगे कि 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना हो गया। इसके बाद आप औसत जो स्कोर है उसका योग निकालेंगे कि आपका योग कितना है, दाएं उसको माइनस करके आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। आपका आखिरी की जो 10 पारी है उसका ही औसत पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। मैंने हिंट भी कर दिया, अब तब भी ना कर पाओ तो मैं क्या करूँ? पारियों का सबसे पहले देखिए औसत स्कोर क्या है। अब 60 पारियों का औसत स्कोर 46.4 प्लस 2.6। अरे तुम लोग का गलत करा दोगे हम लोग 49। 50 पारियों का कुल स्कोर, 50 पारियों का स्कोर कितना हो जाएगा? 46.4। हमने एक तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ रहा है? 3140। इसके बाद हम निकालेंगे 60 पारियों का कुल स्कोर। अब हमको कुल स्कोर निकालना है तो उसके लिए औसत स्कोर अब ये हो जाएगा। बस आपको ये भी ध्यान देना था यहाँ पे कि उसने कहा है क्या चीज 2320 आंसर ये किसी यही बात में 40 में जा 2320 मैंने तुम लोग को बुरा भी नहीं करना। 2320 अब क्या हो रहा है? अब नीचे वाले बता 29
31 ठीक है, ये आपने कर लिया। ये आपका 50 पारियों का कुल स्कोर आ गया, ये आपका आ गया 60 पारियों का कुल स्कोर। अब आपको पूछा जा रहा है कि लास्ट की जो 10 पारी हैं 2940 आ रहा है मैम, 3140 नहीं आया। तो मल्टीप्लाई करना है 2320 2940 2940 किसने पूरा करके बताया था? मैंने बताओ, तुमने बताया था? तुमको पूरा करना नहीं आ रहा। हाँ, इसीलिए यही होता है कि जब हम लोग छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं तो दिक्कत आती है। ठीक है, ये हो गया। अब 10 पारी का स्कोर कितना हो जाएगा? लास्ट की जो 10 पारी है इससे माइनस कर लेंगे। पहले आप ये बताओ, माइनस 600 सही है मैंने। इसके बाद हमें क्या पूछ रहा है? औसत स्कोर। हमें क्वेश्चन याद थोड़ी ना है, क्या पूछ रहा है ये तो आप बताएंगे ना। औसत स्कोर। अब औसत स्कोर हमें देखिए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जैसे रहता है एज इट इज। हमारे क्वेश्चन में सिंपल पहले कह रहा है 50 पारियों का औसत स्कोर। 50 पारियों का मतलब है कि पहली पारी से शुरू होके 50 तक। ठीक है, 50 पारियों बोल रहा है, इस सब वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद कह रहा है 60 पारियों का औसत, तो औसत आपका इतना बढ़ गया। अगर ये भी कह सकता था कि औसत इतना घट गया, ऐसा भी हो सकता था। अगर बोलता कि घट गया तो आप माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, ये आ गया आपका। अब आपको सिंपल कुल स्कोर करना है। कुल स्कोर के लिए आपने इसमें जितने का था उसका मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 60 पारियों का कह रहा था तो 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन में 10 पारियों का औसत स्कोर पूछ रहा था, तो 10 पारियों में कितना स्कोर बनाया है ये भी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आपने माइनस कर दिया, 620 आ गया। अब 10 पारी की बात कर रहा था, हमने 10 से डिवाइड कर दिया। कोई भी आंसर सही नहीं बता पाया। सही बताया था? किसने किसने बताया? और अच्छा, सबका बस जब तो 2020 में सेलेक्ट हो गया था तो क्यों कह लो कि पेपर ही नहीं दिया, मेरे सेलेक्ट हो कोई बात नहीं, फिर पूछा जाएगा। चिंता मत करो, क्वेश्चन तो इसी टाइप के बनेंगे ना। कोई ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन आपसे नया ले जाएंगे। क्वेश्चन इसी टाइप से रहते हैं, बस आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज। देखिए, उससे पहले एक क्वेश्चन करना है आपको एलसीएम एसएस का। देखते हैं कर पाते हैं आज। पहले उसमें इजी क्वेश्चन देंगे, तब उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का योग x है। दो संख्याओं का योग x है और उनका अंतर योग का 1/5 है। और उनका अंतर योग का 1/5 है। तो दोनों संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ क्या होगा? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। दो संख्याओं का योग x है और उनका अंतर योग का 1/5 है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन दे दें। x/5, 2x/5, 3x/5, 4x/5 कितना है? 2x। इससे चेक कर लो थोड़ा सा, इसीलिए ऑप्शन ऐसा दिया है, तुम लोग गलत भी कर सकते हो।
जानबूझ के किया है, गलत करने के लिए। मुझे उससे क्या लेना है? आंसर जिसका सही होगा वो सही है, आंसर गलत तो गलत, सही तो सही। कई लोग क्या करते हैं ना कि आंसर वहाँ सही लिखे रहते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक बता रहे हैं कि अपनी जो बुकलेट होती है उसमें सही करते हैं, उसमें गोला भी सही लगाते हैं, लेकिन जब ओमार में भरते हैं तो बी की जगह सी भर देते हैं। फिर घर आके कहते हैं कि मेरा तो ये सही था, और फिर जब कार्बन कॉपी से मैच करते हैं, जब रिजल्ट आता है कहते हैं अरे मैंने तो इसमें सी लगा दिया। ऐसा होता है, एक दो क्वेश्चंस में होता है। अब अक्सर मान लो कई लोग उसी में गलत होगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो हमने गलत किया था उसमें गलत हो गया हमारा ये। होता है, ऐसा मैं बता रही हूँ, ऐसा हो जाता है। ऐसा देखिए इसलिए होता है कि कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि अपनी कॉपी में तो उसमें सॉल्व करते रहते हैं बुकलेट में, और सोचते हैं कि बाद में फुर्सत में इसको भरेंगे आप, उसी में गड़बड़ होता है। क्योंकि बार बार अगर ABCD रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो आपके माइंड में आएगा, वो इस वजह से हो जाता है। जब यहाँ हमारे यहाँ कई बच्चे एग्जाम देते रहते हैं तो कुछ तो आखिरी तक भरेंगे ही नहीं, 10 मिनट हो जाता है, मुझे उन्हें देख के टेंशन हो जाता है कि भरेंगे कैसे, इतनी 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं बेचारे, अब पता चला नहीं आंसर सही नहीं लगाएंगे तो फिर क्या, रिजल्ट तो 0 है ना। सही मेथड ये होता है कि आप तुरंत करते जाइए और अपनी आंसर बगल में रखिए और मार्कशीट बगल में रखिए, तुरंत का तुरंत लगाते जाइए, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती गलत होने की। और जो क्वेश्चन आपका रह जा रहा है उसमें ऐसे लाइन खींचिए या सर्कल करिए कि हमें बस अब इसी को फोकस करना है बाद में, क्योंकि हमारे पास बाद में टाइम नहीं रह जाता। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ये सोच के कि अभी हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से सोच के करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे से बिल्कुल नहीं होता और वही लगता है आंसर जो हम सोचे रहते हैं। जो उस समय हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है वही हम टिक लगा देते हैं, यही करते हैं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि लास्ट में हमारा टाइम बच जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो एट ए ग्लांस आपको लग जाए कि ये बिल्कुल सही है, उसको तो तुरंत का तुरंत ही लगा। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको छोड़ दो, सोचो हम बात करें। तो नंबर पाने की भी बहुत स्ट्रेटजी होती है, ऐसा नहीं होता है कि आपको आ रहा है बस करने की। आपके जो क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनका एडिशन आपका x है। 2 संख्याएं हम मान लिया कि a और b हैं। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि उनका अंतर जो है वो योग का 1/5 है, यानी x/5। ये आपका a + b = x आ गया, ये आ गया a - b = x/5। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, a + b = x, a - b = x/5। ये इससे कट गया तो 2a = x + x/5, 6x/5। a = क्या हो जाएगा 6x/5 अपॉन 3x/5। a = आपका आ गया 3x/5। आपके पास इक्वेशन है a + b = x और आपका a = आ गया है 3x/5। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा ना, बल्कि उल्टा ही कर दो, इसको b को यहीं रहने दीजिए। x - a, a = आ गया आपका 3x/5, तो ये हो जाएगा 2x/5। ये आपका आ गया b, a आपका आ गया 3x/5 और b आपका आ गया 2x/5। आपके पास ये दोनों नंबर्स आ गए, 2 संख्याओं की जिनकी बात हो रही थी वो नंबर्स आपके ये आ गए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, मासा बताइए। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब ऐसा कुछ दिख रहा है जो आपको दोनों में कॉमन हो, ये नहीं दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है। ये जरूर आपका अपॉन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। तो हमारा ये जो है एचसीएफ हो जाएगा x/5। यही आपसे पूछ रहा था बस, जैसे लग रहा है बहुत टफ वाला क्वेश्चन
ज्यादा नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सिर्फ अंतर इतना था कि जो संख्याएं वगैरह थी आपको वो ABC एक्स के फॉर्म में अननोन होती है, तो हम सोचते हैं बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन का नेचर वही होता है। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनने लगे। आप लोग ध्यान दीजिए कि अब जो पैटर्न चल रहा है ना, आप पैटर्न में इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बस न्यूमेरिक ना देके इस तरह से अल्फाबेट में दे दिया, XYZ में दे दिया, या न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल को ऐड कर दिया। आप वो सीधा सीधा वाला, अभी सीधा सीधा पूछा होता तो सबके सब बता देते, है ना। तो थोड़ा सा चेंज करना है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते कौन कर देगा। जो अगर इसके बाद का बता देगा उसको LCM HCF किया, फिर करने की जरूरत नहीं है। चलो नोट। और मैंने कल इस तरह के 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, ये भी हिंट कर देती हैं। 2-3 क्वेश्चन कराए थे। चलो, दूध विक्रेता के पास 48 लीटर गाय का दूध है। 48 लीटर गाय का दूध, 72 लीटर टोन्ड मिल्क, 72 लीटर टोन्ड मिल्क, जिससे क्रीम निकाल लेते हैं वो हो जाता है टोन्ड मिल्क, ठीक। 72 लीटर टोन्ड मिल्क तथा 96 लीटर डबल टोन्ड मिल्क, 96 लीटर डबल टोन्ड मिल्क, उससे फिर से क्रीम निकाल लिया हो जाए, थोड़ा बहुत रह ना जाए, बिल्कुल डाउट ना रह जाए कि थोड़ा भी क्रीम दूध में चली जाए, वो डबल टोन्ड हो गया। डबल टोन्ड है, ठीक है। डिजिट पे ध्यान दीजिए, बस इस पे ध्यान ना दीजिए। आपको क्या है, सिर्फ आपको डिजिट से मतलब है। 48 लीटर, 72 लीटर, 96 लीटर, ठीक है। यदि वह इन दूध के केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो, और अलग अलग प्रकार के दूध को मिलाना ना पड़े, तो कुल आवश्यक केनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? गलत जवाब, ऑप्शन दें। 7, 8, 9, 10। गलत जवाब। जब तक सही जवाब नहीं आएगा तब तक गलत जवाब। पहले ये बताइए, इसमें एलसीएम निकाला जाएगा कि एचसीएफ? जो कल आए होंगे उन्हें समझ में आ गई होगी बात कि क्या निकाला जाता है कब। हाँ, सही जवाब। सही आएगा तो सही बोलना पड़ेगा। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि इसमें आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, पहले आपको ये समझना है। आपके पास 3 तरह के मिल्क हैं। अब अगर मिल्क को वो अलग अलग केन्स में डिवाइड करना चाहता है और इस तरीके से डिवाइड करना चाहता है कि हमें मिक्सिंग भी ना करनी पड़े, ये प्रॉपर बात। जैसे अगर मान लीजिए पहला है 48 लीटर, अगर वो 48 लीटर को बराबर केन्स में डिवाइड करेगा तो सबसे पहली बात ये है कि नंबर छोटा हो जाएगा। अगर वो डिवाइड कर रहा है छोटे छोटे पैकेट्स में, अगर उसको अलग कर रहा है तो नंबर आपका कम होगा। जब भी हमारा नंबर कम होता है तो वहाँ हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। नंबर हमारा जब इंक्रीज होगा वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं, और जब हमारे पास जो एप्रोप्रिएट नंबर्स दिए हैं उनसे हमारा नंबर अगर कम हो रहा है किसी भी तरीके से, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको डिवाइड करना है कि उसे ब्रेक करना है क्या, ठीक है।
निकालिए। एचसीएफ कितना ही आ रहा है? एचसीएफ निकालने का कल मैंने आपको मेथड बताया था कि सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप इन नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करिए कि प्रॉपर नंबर से तीनों डिजिट आपकी डिवाइड हो जाए। यहाँ पे देखिए तीनों डिजिट आपकी डिवाइड हो गई इससे, जब हमने 3 से किया तब भी डिवाइड हो गई। अगेन अभी देखिए 2 से और हो सकती है, तो हमने 2 से और दे दिया। लेकिन अब ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 4 ये अब डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन आता है ये हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। और यही अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते हैं? इन नंबर्स को इनके साथ अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता? एलसीएम। अब हमारे पास ये 24 आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अलग अलग ऐसे कितने केस बनाने पड़ेंगे। तो ये नंबर हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि हमको जो इक्वल डिवाइड करना है वो हमारा इस टर्म्स में रहेगा। हमारा ये नंबर यही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारा 48 लीटर है, इसको अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने केन हमारे बराबर बराबर बन सकते हैं। इसको डिवाइड करने में कितना आएगा? इसको ठीक है, बस यही था। क्वेश्चन देखने में लग रहा है इतना बड़ा, लग रहा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बल्कि वो छोटे वाले से ज़्यादा इजी ये वाले क्वेश्चन होते हैं। ये वाले में कुछ भी नहीं करना होता है, आपको बस देख लेना होता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जैसे कल कोई क्वेश्चन हमने कराए थे 1 घंटे में कितनी बार बोली एग्जाम पहुंचेगी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए थे। तो पहला हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है इस पर फोकस करना है। दूसरा हमसे लास्ट में क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो नहीं कह रहा है ऐसी जो हमें वहाँ अप्लाई करनी है। बस जिसने निकाल दिया है उसको अब अगेन पढ़ने की जरूरत, एलसीएम एचसीएफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं निकाल पाए हैं उन्हें अभी फिर से थोड़ा करना पड़ेगा। स्टार्ट करें कि नहीं? 15 मिनट तक है, कर सकते हैं। परसेंटेज आता, सबसे पहले परसेंटेज कभी लोगों को बहुत टफ लगता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए कि परसेंटेज मतलब क्या कह रहा है। जैसे आपका ये 25% हमने ले लिया, अब इस 25% पहले सुन लो कहना क्या चाहते हैं, वो तो मैं समझ गई 1/2 को, ठीक है। ये आपका 25 का मतलब ये है कि कोई चीज 100 में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। परसेंट का मतलब अगर मोर देन 1 है तो हम उसको 100 कंसीडर करके समझते हैं। जैसे ये है आपका, हमने अगर इसको 100 कंसीडर किया है तो इधर वाला पार्ट कितना होगा? 50%, और यहाँ वाला 50%। अब हमने अगेन इसको क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये 25 होता जा रहा है। जिस तरह से उसका डिवाइड हम बढ़ाते जा रहे हैं उस तरह से आप देखिए परसेंटेज कम होता चला जा रहा है। परसेंटेज को सिंपल अगर हमें कन्वर्ट करना है गिनने में तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। यानी ये 1 का कितना पार्ट है? 1/4। ये आपका सर्किल अगर 1 है तो ये जो 25% था वो कितना था? 1/4। ये है आपका 1/4। अब अगर हमको इस भिन्न से फिर से समझना है कि ये कितना परसेंट होगा, ये हमारा भिन्न आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये कितना परसेंट हो जाएगा? 25। वही था आपका
यानी आपको यहाँ से एक चीज ये कंक्लूड करनी है कि अगर परसेंटेज में है उसको हमें भिन्न में करना है तो आप क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं और आपको इस तरह से दिया है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा P% 49 है तो P बराबर क्या होगा। जैसे ये कह दिया अब P का P%, इसका क्या मतलब हो रहा है P है का मतलब मल्टीप्लाई P% मतलब अपॉन 100। अब ये कितना है 49। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है कि कोई चीज आपकी P है और P का P% यानी उसका P%, ये दोनों नंबर हमने सेम ले लिए इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, P का P% P/100 इक्वल टू 49। अब P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 100 तो P इक्वल टू ठीक है, बस ये आंसर हो गया। अब यही हम अगर कहते हैं P का X% 49 है। अब यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा उसमें आप आंसर नहीं निकाल सकते। अब इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ और आगे डेटा चाहिए क्योंकि वहां पे सेम था तो आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप करेंगे तो P मल्टीप्लाई X/100 करेंगे इक्वल टू 49 करेंगे। अब आपके पास वेरिएबल्स दो हो गए, P हो गया और S हो गया। अब फर्दर अगर क्वेश्चन में आगे आपको मूव करना है तो कुछ ना कुछ आपको और चाहिए, तब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। वहां पे सेम परसेंटेज कह दिया तो इसलिए सेम चीज का कह दिया इसलिए आपने निकाल दिया। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि वेरिएबल्स किस तरह से होते हैं। अब जैसे कह रहा है कि कोई चीज A है, A का X% बढ़ने के बाद वो कितना हो रहा है। जैसे इस तरह का सेंटेंस आ रहा है तो पहले आपको कह रहा है A है, A का X% बढ़ने के बाद मान लीजिए 100 हो रहा है। अगर स्टेटमेंट इस तरह से है तो A को भी हम लिखेंगे, उसमें पहले प्लस करेंगे, फिर A का X% कितना हो रहा है X/100। अब इक्वल टू कह रहा है कि वो चीज 200 होगी मान लीजिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि जो आपका पहले था उसे भी लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे कि अब ये इंक्रीमेंट होने के बाद वो कितना हुआ है। अगर ये कहा गया कि कोई चीज है वो X% घट गई, ये हुआ तो ये हो रहा है कि कितना अब हो रहा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे माइनस। ठीक है, अब ये सब अभी क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे आप लोग किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। एक आध क्वेश्चन करा दो, बस एक ही कर लीजिए। PQ से 20% कम है, PQ से 20% कम है तो आपको निकालना है Q माइनस P अपॉन Q। एक निकालना है P माइनस Q अपॉन Q माइनस P अपॉन Q। एक निकालना है P अपॉन Q। बस इन दोनों की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि PQ से 20% कम है। आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है PQ से 20% कम है, ये आपसे कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है इनकी वैल्यूज बताइए, तो आपसे कह रहा है PQ से
अगर 1 है तो कैसे होगा, और अगर परसेंट का मतलब है तो आप उसे 100 भी मान के कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर हमारा पूरा पूरा है तो हम सिंपल 100 ले लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर 1 दिया है या पॉइंट में दिया है तो हम उसको 1 कंसीडर करके करेंगे। ये हो गया आपका। अब सिंपल फर्स्ट में क्या कह रहा है, q माइनस p अपॉन q। q आपका कितना है 100, p 80 अपॉन 100, ये हो जाएगा 20 अपॉन 100 यानी 2/10 यानी 1/5। ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का सिंपल p अपॉन p माइनस q। p आपका कितना आ रहा है 100, p कितना है 100 माइनस 80 माइनस 100 इक्वल टू 80 अपॉन माइनस 20 इक्वल टू -4। बस यही आपसे पूछा जा रहा था बस, ठीक है। अब आपका अभी नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज पूरा कवर हो जाएगा। परसेंटेज में क्वेश्चन थोड़े से टफ भी आते हैं, कई बच्चों को समझ में नहीं आते, इसलिए आज इतना बेसिक बता दिया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। उसके बाद अभी परसेंटेज के क्वेश्चन और